नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद बिहार की सियासत में काफी गर्मी आ गई। बिहार में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या उनके गांव में हुई। वो घर में अकेले थे। अपराधियों ने जीतन सहनी पर धारदार हथियारों से हमला किया। उनकी क्षत विक्षत लाश आज घर में मिली। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के करीबी हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं। पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कैंपेन के दौरान मुकेश सहनी हर वक्त तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देते थे। आपको याद होगा, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के साथ मछली खाते हुए मुकेश सहनी के वीडियो की बहुत चर्चा हुई थी। आज उन्हीं मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई। इसे विरोधी दलों ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बड़ा इशू बना लिया। बिहार में जंगल राज का आरोप लगाया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बात की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी फोन करके संवेदना जताई और हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन आज तेजस्वी यादव समेत आरजेडी और कांग्रेस के नेता मुकेश सहनी की हत्या को निषादों पर जुल्म बता रहे हैं। इसे सीधे सीधे जाति से जोड़ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू को मल्लाहों का दुश्मन बता रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। हाई प्रोफाइल हत्या की इस वारदात के बारे में पुलिस का क्या कहना है, अभी तक क्या क्या सामने आया है और इस घटना से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको अपडेट दे देता हूं। अब से कुछ देर पहले दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का अंतिम संस्कार शुरू हो गया है। जीतन सहनी की हत्या उनके पुश्तैनी गांव में कल रात को हुई थी। कल रात उन्होंने अपने छोटे बेटे संतोष सहनी से फोन पर बात की थी। लेकिन आज जीतन सहनी की डेड बॉडी उनके घर पर मिली। जीतन सहनी को धारदार हथियारों से बेरहमी से मारा गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। गांव वालों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद दरभंगा के बड़े बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में मामला लूटपाट या पैसे के लेन देन पर हुए झगड़े का लग रहा है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है अपराधी लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हो। जीतन सहनी ने उनका विरोध किया हो, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। जीतन मांझी ब्याज पर पैसा देते थे। हो सकता है हत्या के पीछे पैसों का विवाद हो। जिस वक्त जीतन सहनी हत्या की खबर आई, उस वक्त मुकेश सहनी मुंबई में थे। उनके छोटे भाई संतोष सहनी भी जहानाबाद में थे। पिता की हत्या की खबर सुनकर दोनों भाई दरभंगा पहुंचे। पुलिस ने बताया कि जीतन सहनी के घर से 3 ग्लास, 3 मोटरसाइकिलें, 1 अलमारी और 1 बॉक्स बरामद हुआ है। बॉक्स में कुछ कागजात हैं जिनकी जांच की जा रही है। इस मर्डर केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, जिसकी कमान दरभंगा के रूरल की एसपी काम्या मिश्रा को सौंपी गई है। इसके अलावा 2 डीएसपी भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। पुलिस ने इस केस को सुलझाने में लोगों से भी मदद मांगी है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य 10 पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जाँच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। ये मामला इसलिए इतना बड़ा बना क्योंकि मुकेश सहनी
बिहार में मल्लाहों के बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आज जैसे ही उनके पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर मिली तो नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से फोन पर बात की, पिता के मर्डर पर हमदर्दी जताई और बताया उन्होंने डीजीपी से बात करके पूरी डिटेल ली है, अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने का निर्देश दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मुकेश सहनी से फोन पर बात की। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और दूसरे कई नेताओं ने भी मुकेश सहनी को सांत्वना दी। मुकेश सहनी ने अपने पिता की हत्या को निषाद समाज के लिए काला दिन बताया है। मुकेश सहनी ने कहा उनके पिता को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उनके खून के छींटे घरों की दीवारों पर लगे हुए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार उनके पिता के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। हालांकि मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास जताया, कहा कि जरूर इसकी ठीक से जांच हो जाएगी, उन्हें यकीन है। लेकिन मामला एक सियासी पार्टी के सबसे बड़े नेता के पिता की हत्या का है, इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस मामले में सियासत ना हो। आरजेडी और कांग्रेस ने इस मर्डर केस को बिहार में जंगल राज का सबूत बताया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पिछले कुछ दिनों बिहार में हुए अपराधों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। कहा अब बिहार में अपराधियों का राज है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें सियासी प्रोटेक्शन मिल रहा है। तेजस्वी ने कहा टायर्ड नेता और रिटायर्ड अफसरों के भरोसे जब सरकार चलती है तो यही होता है। लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। आरजेडी के सांसद मनोज झा तेजस्वी यादव से एक कदम आगे बढ़ गए। मनोज झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे, त्वरित कार्रवाई हो और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। इस मामले में नीतीश कुमार और बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई हक नहीं है। बिहार के हालात
उतने खराब तो नहीं हैं जितने लालू के राज में थे। दुखद है, निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करते हैं खुद इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हो। यदि के लोग क्या हैं सब लोगों को मालूम है, इसलिए जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही थी, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना हो। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक किया। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मुख्यमंत्री की कोई सुनता नहीं है, अफसर मौज कर रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इसलिए बिहार में बदलाव जरूरी है। सुबह हम मुकेश जी से भी बातचीत किए, बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं, सीएम साहब तक कोई बात अब नहीं जा पा रही है। भगवान भरोसे है, अपराधी माफिया नेता ही जब सब कुछ में इन्वॉल्व हों और थाना लगभग सारे गोरख धंधों में आप उठा के देख लीजिए, तो ये छोटी घटना नहीं है और लगातार पटना और दरभंगा में हत्या हो रही है। तो भैया कहाँ है, हम जंगल राज की बात और राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं। पप्पू यादव खुद कई गंभीर मामलों में एक्यूज रह चुके हैं, लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं और आज वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले। विजय सिन्हा ने कहा, जिसको जो कहना है कहे, पुलिस का एक्शन सबको जवाब देगा, जबकि सम्राट चौधरी ने कहा, यह वारदात परेशान करने वाली है, सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेगी, मुजरिमों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। जेडी हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि यह सिर्फ मर्डर का केस नहीं है, ये वारदात बिहार के सियासी समीकरणों को बदल सकती है। इसलिए अपराधी बचेंगे नहीं, जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आरजेडी की पूरी कोशिश होगी इस मामले को पूरे समाज से जोड़ा जाए। मुकेश सहनी ने आज कह भी दिया कि यह पूरे निषाद समाज के लिए काला दिन है। बिहार में निषादों का वोट करीब 34 लाख है। मुकेश सहनी निशानों के सबसे बड़े नेता हैं, इसीलिए पहले अमित शाह ने उन्हें साथ लिया था, लेकिन अब वो तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह बिहार और यूपी में वोटिंग हुई, उससे सबको समझ आ गया कि जातिगत समीकरण चुनाव जीतने के लिए कितने महत्वपूर्ण है। चाहे कोई कुछ भी कहे, वोट जाति के नाम पर ही पड़ते हैं। इसीलिए आज जीतन सहनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को दरभंगा भेजा गया। बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या का केस नुकसान न करे, इसलिए बीजेपी और जेडीयू के नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है, जहां योगी आदित्यनाथ एक एक कदम बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण यह है
कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक की डिमांड पर कई बड़े फैसले किए। लखनऊ में नदी के फ्लड जोन में बने मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि जिस जमीन पर मकान बने हैं उसकी रजिस्ट्री लोगों के पास है, म्यूटेशन है, बिजली के कनेक्शन है, हाउस टैक्स जमा है। अब सरकार इस बात की जांच कराएगी कि नदी के फ्लड जोन पर घर बने कैसे, जमीन बिकी कैसे, कौन से अफसर इसके लिए दोषी है। दूसरा बड़ा फैसला टीचर्स को राहत देने वाला है। प्राइमरी स्कूल्स में फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने का आदेश आज वापस ले लिया गया। शिक्षक संघ के नेताओं के साथ मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पहले टीचर से बात की जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तीसरा फैसला, उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी जमीनों के पट्टों की जांच कराएगी, ये लिया गया। अगर गलत तरीके से पट्टे किए गए हैं तो ऐसा करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन होगा। इस सिलसिले में पहली गाज आईएएस अफसर शरण उपाध्याय के ऊपर गिरी। अलीगढ़ में सरकारी जमीनों के पट्टों में गड़बड़ी के आरोप में देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को हिदायत दी है कि वो नियम कानून के दायरे में रहकर काम करें, जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। योगी ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे हटाना जरूरी है, लेकिन अगर कहीं कोई बस्ती बसी है, लोगों के पास जमीन के कागजात हैं, सरकारी नियमों के तहत जमीन खरीदी गई है, तो सीधे बुलडोजर लेकर पहुंचना ठीक नहीं होगा। असल में लखनऊ के कुछ इलाकों के लोगों ने बुलडोजर चलने के बाद प्रोटेस्ट किया था। वहां डर था, जबरदस्त टेंशन थी। कुकरेल नदी के आसपास बसे कुछ इलाकों के घरों में मार्किंग कर दी गई थी, जबकि लोगों के पास अपनी जमीनों के कानूनी कागजात थे। सरकारी बिजली, पानी और सीवर का कनेक्शन था, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। इलाके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों से बात की। उन्होंने इन लोगों को अफसरों के सामने बिठाया, लोगों की प्रॉब्लम सुनी। लोगों ने बताया कि अफसर कह रहे हैं कि कुकरेल नदी के आसपास इन इलाकों के करीब 2000 मकान फ्लड प्लेन जोन में हैं। इन घरों पर बुलडोजर चलेगा। कई मकानों की मार्किंग कर दी गई थी। इन लोगों ने कहा उन्होंने प्राइवेट जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, नक्शा पास करवाया, हाउस टैक्स जमा किया और अब 20 साल के बाद अचानक उनके घरों को गैर कानूनी बताया जा रहा है। ये वो कहां जाएं? लोगों की बात सुनने के बाद योगी ने ऑन द स्पॉट लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। सामने बैठे अफसरों से कहा अगर कागजात पक्के हैं, लीगल हैं, तुम्हें घरों पर लाल निशान किसके आदेश पर लगाए गए? घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया? योगी ने लोगों से कहा किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, हर निवासी की सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन सरकार की जिम्मेदारी है। योगी ने कहा जिन अफसरों की वजह से लोग परेशान हुए हैं, उनमें भ्रम फैला, दहशत फैली, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। योगी ने कहा जो लाल निशान घरों पर लगाए गए हैं उन्हें भी मिटाया जाएगा। योगी ने प्रभावित परिवारों से कहा कि वो निश्चिंत और खुश होकर अपने घर जाएं। जैसे ये खबर मोहल्लों में पहुंची तो वहां जश्न शुरू हो गया, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बंटने लगी। आश्वासन मिला है उसकी किसी भी तरह से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी और उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का 1 भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को लंबित करने बात की है कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाने काम किया है, निशानदेही क्यों किया गया है और किस आधार पर किया गया है, और अगर किया गया है तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था कि मकान टूटेंगे या नहीं। तो जो भयावह स्थिति कर दी थी, लोगों की समस्याएं हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पे उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने जो पुराना अधिसूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पंतनगर निवासी की तरफ से दे रहे हैं। हमें जो तकलीफ थी, जिस तकलीफ से हम गुजरने वाले थे,
जिससे हम बच नहीं सकते थे, हम उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते थे। आज खुशी है कि हम अपनी स्थिति को बना सके। बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे। कुकरेल के किनारे जो घर बसे हैं वहां रहने वालों की सांसें पिछले 1 महीने से अटकी हुई थी। इनके घर पर बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आई, ये भी समझने की जरूरत है। असल में सिंचाई विभाग ने 14 जून को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 28 किलोमीटर लंबी कुकरेल नदी के दोनों किनारों के 50-50 मीटर इलाके को फ्लड प्लेन जोन घोषित किया गया है। अबरार नगर, पंतनगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के सैकड़ों मकान फ्लड प्लेन जोन के दायरे में हैं। इस रिपोर्ट के बाद करीब 2000 घरों पर लाल निशान लगा दिए गए। लोगों ने इसका विरोध किया, जमीन के कागजात अपने अपने घरों के बाहर चिपका दिए। लोगों ने कहा उन्होंने जमीन किसानों से 25 साल पहले खरीदी थी, सरकारी रिकॉर्ड देखकर खरीदी थी, लेकिन सिंचाई विभाग कह रहा है कि यहां 1983 से कब्जा है। तो सवाल यह कि सिंचाई विभाग के अफसर अब तक कहां थे। आज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे लोगों ने सारे दस्तावेज योगी आदित्यनाथ को दिखाए। योगी ने उनकी बात को सुना, परेशानियों को समझा और राहत का ऐलान कर दिया। जैसे ये खबर उन मोहल्लों में पहुंची जहां मकानों को तोड़े जाने का खतरा था, जहां मातम छाया हुआ था, वहां लोग जश्न मनाने लगे। इन इलाकों के लोग योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा बीएड का पेपर भी होना था जुलाई में, 29 जुलाई को। मैं ये सोच रही थी अयोध्या जाना था मुझे देने के लिए, तो मैं यही सोच रही थी कैसे जाऊंगी, ये टूट जाएगा। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत राहत मिली। योगी जी ने हम लोगों को दूसरी जिंदगी दी है और कहना चाहूँगा एक नई जिंदगी दी है। बहुत भय का माहौल था जिसको मोदी जी, योगी जी ने संज्ञान लेते हुए हम लोगों के सर ऊपर से जो भय की स्थिति थी उसे दूर कर दिया है। मैं बता नहीं सकता वो 5 दिन का माहौल कैसा था। न नींद आती थी, न खा सकते थे, न पी सकते थे। डर था तो सिर्फ एक डर था, घर छिन जाने का। हम योगी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दे, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। बहुत सुकून मिल गया, रात की नींद जो नहीं आ रही थी, खाना बंद हो गया था सबके पूरे घर भर का। हमारी वालदा जो काफी एजेड है, लेकिन अब वो भी सुकून में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग बात यह कि कल ही संजय निषाद ने बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर अफसरों पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री के फैसले के बाद संजय निषाद ने कहा योगी ने बता दिया कि उनकी सरकार के जनता के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। किसी को बेवजह परेशान करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमेशा जांच करते हैं, जो गलत होता है उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हैं। बेशक थोड़ा संदेश देर में पहुंचता है और कुछ 1-2 अधिकारियों की कमी की वजह से ढेर सारे आज बदनामी झेलना पड़ रहा है गरीबों को। गरीब आदमी हैं, पहले उन्हें जो अधिकारी पावर में हैं उन्हें समझना चाहिए कि कैसे हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, कैसे लोगों को कर रहे हैं। जब शुरू में तो पिछली सरकारों का वो दर्द था, हमारी सरकार झेल रही है। अब किसी एक आदमी का घर उजड़ेगा तो उस गांव के लोग, पूरे उसके रिश्तेदार, उस समाज के लोग दुखी होते हैं। क्योंकि एक मामला जौनपुर का था, एक बुढ़िया थी जिसको हमारी बूथ अध्यक्ष थी, उसने किसी प्रधान के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल की और कंप्लेंट सही पाया गया, प्रधान को दोषी मिला। प्रधान ने खुद उसको रोकवा के बुढ़िया को कंप्लेंट दाखिल कर दी, जिसका बंजर में घर बना हुआ, और उसको आनंद फानंद में बहुत कम समय में उसको गिरा दिया, कहते रहे। तो ये एक मतलब इलेक्शन के समय गिरा दिया, तो ये बड़ा नुकसान इस तरीके से है कि वो रोते हुए फिर आई। तो इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो बहुत, अभी मान के चलिए कि आज के दिन में कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को गुमराह करते हैं। संजय निषाद ने जौनपुर की जिस महिला का जिक्र किया वो निषाद समाज की है। 30 जून को लीलावती नाम की इस महिला के बाग के 50 हरे भरे पेड़ों पर बुलडोजर चला दिया गया था। लीलावती का आरोप है कि उसने ग्राम प्रधान को इस बार वोट नहीं दिया। इसकी दुश्मनी निकालने के लिए ग्राम प्रधान के बेटे ने अफसरों के साथ मिलकर उससे बाग में बुलडोजर चलवाया। लीलावती ने बताया कि वो ग्राम प्रधान की शिकायत करने लखनऊ में संजय निषाद के पास आई। इसी दौरान जौनपुर में उनके बाग पर बुलडोजर चल गया।
इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, पूरी बात बताई। चीफ मिनिस्टर ने तुरंत एक्शन लिया, इसलिए उनका घर बच गया, वरना घर पर भी बुलडोजर चल जाता। उसको बचाव में मैंने लखनऊ पहुंचा निषाद राज के पास, संजय निषाद के उसके पास पहुंचा। मैं लिखित करके ले गया, उसको लिखित दे दिया। लिखित देने के बाद मैं उधर से चल दिया। उसके बाद 5 बजे शाम के मेरे पास फोन गया कि यहाँ प्रधान जो है आकर के किरान ले करके सब पेड़ रूप तोड़ दिया, मढ़ई सब खींच दिया, सब नष्ट कर दिया। मैं पिटीशन से फिर मुख्यमंत्री के पास पहुँचा, तब वहाँ सारी बात फिर कहा। तब मुख्यमंत्री पता नहीं फ़ोन किया कि कैसे ये लोग तब किरान लेके भागा रात की। जौनपुर में लीलावती की संपत्ति पर बुलडोजर चलने का मामला हो, या फिर लखनऊ के कुछ इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी का मामला, ये सब कुछ बेलगाम अफसरों की गलती के नतीजे हैं। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की छूट दे दी, माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। इसकी आड़ में कुछ अफसरों ने मनमाने ढंग से जनता को परेशान करना शुरू कर दिया। अब योगी ने ऐसे अफसरों पर लगाम कसने की शुरुआत की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लोगों के ये सवाल जायज है कि जब उन्होंने सरकार को टैक्स देकर जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, म्यूटेशन करवाया, तब सिंचाई विभाग के अधिकारी कहां सोते रहे? अफसरों की गलती की सजा आम लोगों को क्यों दी जाए? ये बात समझने में योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की। इसीलिए आज उन्होंने जो आदेश जारी किया है उसमें साफ साफ कहा है कि अफसरों की भी जिम्मेदारी तय होगी और उन अफसरों के खिलाफ एक्शन भी होगा जिन्होंने लोगों के घरों पर लाल निशान लगाए थे, लोगों को डराया। हालांकि यह फैसला इसलिए हो पाया क्योंकि योगी ने सीधे लोगों से बात की, न नेताओं की सुनी, न अफसरों की सुनी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का यही फायदा होता है और इसका फायदा आंदोलन कर रहे यूपी के प्राइमरी टीचर्स को भी मिला। टीचर संघ के लोगों से बात करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस को कंपलसरी करने के फैसले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। पिछले कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की नाराजगी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कल रात ही इस मामले में पूरी डिटेल हासिल की। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अचानक ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों लागू किया, इसके बारे में पूछा और अफसरों को हिदायत दी कि अचानक इस तरह का एक तरफा फैसला ठीक नहीं होता। पहले टीचर्स से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की जानी चाहिए। इसका असर तुरंत दिखाई दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्राइमरी शिक्षक संघ के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया, उनकी बात सुनी और फैसला किया कि टीचर्स की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पर विचार के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी सभी जिलों में सरकारी टीचर से बात करेगी, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करेगी। सबकी बात सुनने के बाद, सबकी राय जानने के बाद ही ऑनलाइन अटेंडेंस पर कोई फाइनल फैसला किया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को सस्पेंड कर दिया। हालांकि इस फैसले के बाद भी शिक्षक संघ के नेता संतुष्ट नहीं हुए। बैठक के बाद टीचर संघ के नेताओं ने कहा, सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को रद्द करने से काम नहीं चलेगा, सरकार को टीचर्स की दूसरी प्रॉब्लम भी सुलझानी चाहिए। जो आज शासन की तरफ से निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन को स्थगित किया जाएगा और शिक्षकों की मांग सिर्फ स्थगित नहीं थी, उसको समाप्त किया जाए और जो उनकी मौलिक समस्याएं हैं, जो मौलिक समस्या है उनका, उसको समाधान किया जाए। ये तो एक लालीपाप है और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अस्थायी समाधान तभी है जब इसको रद्द किया जाए और जो चिकित्सीय है, DL है, CL है, पेंशन, पुरानी पेंशन का, इन सारी मामलों समस्या को समाधान किया जाए, शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए, तब कोई मतलब है। जो हमारा कार्यक्रम पहले से घोषित है, 29 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा और जो संयुक्त कार्य समिति इसकी कमेटी गठित की गई है उससे भी संयुक्त मोर्चा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की समस्याएं हैं और शिक्षक प्रतिनिधि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। टीचर्स की नाराजगी ठीक है, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक भी है, लेकिन मुख्य सचिव की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनेगी। इस कमेटी में टीचर संघ के लोग भी होंगे। इसके अलावा कमेटी सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस ही नहीं,
सरकारी शिक्षकों की दूसरी सभी समस्याओं को भी समझेगी, उनकी बात सुनेगी और उनके समाधान के रास्ते सरकार को सुझाएगी और सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से आगे का फैसला करेगी। असल में यह मुद्दा भी इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि अफसरों ने बिना सोचे समझे, ग्राउंड रियलिटी को बिना जाने ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी कर दिया। स्कूलों में कनेक्टिविटी का इशू है, कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, टीचर्स की पढ़ाने के अलावा दूसरे कामों में भी ड्यूटी लगती है, कई बार सरकारी ऐप से काम नहीं चलता, ये काम ही नहीं करता। ऐसे में टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे भर सकते हैं? योगी के दखल के बाद जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने टीचर संघ के नेताओं से बात की तो ग्राउंड रियलिटी समझ आ गई और मामला सॉर्ट आउट हो गया। कुल मिलाकर मुद्दा डायरेक्ट कम्युनिकेशन का है। सरकार और जनता के बीच अफसर ब्रिज का काम करते हैं। अगर अफसर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तभी इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इसीलिए अब योगी ने अफसरों पर सख्ती की है और इसका एक उदाहरण आज ही अलीगढ़ में मिला। योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में गलत तरीके से दिए गए जमीन के पट्टे बहाल करने के आरोप में आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने पहले उन्हें मेंबर जुडिशियल रेवेन्यू काउंसिल प्रयागराज के पद से हटाकर वेटिंग में रख दिया था, लेकिन आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अलीगढ़ के लोगों ने आईएएस देवी शरण उपाध्याय की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। दरअसल 1982 में अलीगढ़ के मिर्जापुर सिया गांव की कई हेक्टेयर जमीन 29 लोगों को गलत तरीके से पट्टे पर दी गई थी। कई साल तक इस पर कोर्ट में लड़ाई चलती रही। नवंबर 2022 में एडीएम प्रशासन कोर्ट ने 24 पट्टों को निरस्त कर दिया। जिन लोग के पट्टे निरस्त किए गए थे उन्होंने राजस्व परिषद में अपील की। 6 जून को जुडिशियल रेवेन्यू काउंसिल के मेंबर आईएएस देवी शरण उपाध्याय ने सारे पट्टों को फिर से बहाल किया। इसके बाद शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची तो तुरंत एक्शन हो गया। देवी शरण उपाध्याय सस्पेंड हो गए और जांच के लिए कमेटी बना दी गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जो चेतावनी दी है उसका एक कारण है। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है, समीक्षा की जा रही है। हर लेवल पर पार्टी के स्थानीय नेताओं से बात करके फीडबैक लिया जा रहा है और इसमें एक बड़ी बात यह सामने आई कि प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी कोई नहीं सुनता। यूपी में सरकारी अफसरों को बेइंतहा पावर दे दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि कई अफसर तो जानबूझकर इस पावर का मिसयूज करते हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा। आज योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले किए वो पार्टी के इन्हीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर किए गए थे। योगी ने लोगों की बात सुनी, अपनी सरकार के फैसले बदल दिए। अफसरों को भी मैसेज दिया, अगर उन्हें खुली छूट दी गई है इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी करें, काम में लापरवाही करें। योगी आदित्यनाथ इस समय पार्टी और सरकार को फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है पिछड़ी जातियों का समर्थन। चुनाव के दौरान एससी वोटर्स के बीच बड़े सिस्टमैटिक तरीके से विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव फैलाया था, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी इस बार पावर में आई तो संविधान बदल देगी, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। चुनाव के दौरान बीजेपी इसको ठीक से काउंटर नहीं कर पाई और इसका उसे नुकसान हुआ। अब बीजेपी सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को यह बता रही है कि ये कैंपेन झूठा था, संविधान बदल दे या आरक्षण को खत्म करने का बीजेपी का न कोई इरादा था और न भविष्य में ऐसा करने की कोई मंशा है। और बीजेपी का ये कैंपेन सिर्फ यूपी में नहीं है, देश भर में जगह जगह पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करके उन्हें इस झूठ को काउंटर करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण आज हरियाणा में दिखाई दिया, जहां अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण को लेकर लोगों को गुमराह किया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें अमित शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस आंदोलन में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल खुद को पिछड़ों का हितैषी बताते हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़ों के कुछ नहीं किया।
अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं। हरियाणा में पिछड़े वर्ग का बेटा मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ कांग्रेस पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को ओबीसी की याद सिर्फ तब आती है जब चुनाव आते हैं, वरना कांग्रेस को ओबीसी की कोई परवाह नहीं है। हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह जानते हैं हरियाणा में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, जो एक जमाने में काफी मजबूत चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। हुड्डा का अपना जनाधार है और वो बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को इशू बना रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से कैंपेन शुरू किया, लेकिन आज अमित शाह ने कह दिया कि वो भी बनिए के बेटे हैं, पाई पाई का हिसाब लेकर आए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएं और लोगों को बताएं 10 साल में बीजेपी की सरकार ने क्या किया और कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने 10 साल में क्या किया। हरियाणा में बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की है, पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक ब्राह्मण को सौंपी है। कुल मिलाकर हरियाणा में मुकाबला बराबर का है और बाजी उस पार्टी के हाथ लगेगी जिसके नेता और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे। आज बरेली से भी हैरान करने वाली खबर आई। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वाला बयान दिया। तौकीर रजा ने 23 हिंदू लड़कों और लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह कराने का ऐलान किया है। जगह तारीख सब तय करके प्रशासन से इस प्रोग्राम के लिए परमिशन भी मांगी है। तौकीर रजा के ऐलान से हिंदू संगठन खासे नाराज हैं। बरेली में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तौकीर रजा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। असल में तौकीर रजा ने दावा किया कि उनके पास 15 लड़कियों और 8 लड़कों की एप्लीकेशन आई है। तौकीर रजा का कहना है कि ये वो लोग हैं जो खुद अपनी इच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मुसलमान बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और फिर मुस्लिम रीति रिवाज से ये अपना निकाह करना चाहते हैं। तौकीर रजा का दावा है कि ये तमाम लड़के और लड़कियां पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं, चोरी छिपे शादी कर चुके हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन इस्लाम में लिव इन को मंजूर नहीं किया जाता, इसलिए इनकी शादी को मान्यता देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। वो 21 जुलाई को इन 23 हिंदू लड़के लड़कियों को सार्वजनिक तौर पर इस्लाम कबूल करवा के उनकी मर्जी से निकाह करवाएंगे। इसके लिए तौकीर रजा ने प्रशासन से परमिशन मांगी है। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने
जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। मौलाना तौकीर रज़ा का कहना है कि बालिग युवक और युवतियों को कौन सा धर्म मानना है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ ज़िंदगी बितानी है, ये उनका निजी फैसला है। कानून इसकी इजाज़त देता है, इसलिए किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हिंदू संगठनों में तौकीर रज़ा के ऐलान से ज़बरदस्त नाराज़गी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के लोगों ने आज मेरठ में डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की और उसके बाद डीएम के जरिए चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन भेजा। इन लोगों की मांग है कि हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन रोका जाए और तौकीर रज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौलाना तौकीर रज़ा ने 23 हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए, विवाह कराने के लिए अनुमति मांगी है, जो सरासर गलत है। क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा पर थाना प्रेमनगर में अपराध संख्या 519/2010 में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसा अपराधी जो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, वो फिर से अपराध करने के लिए घूम रहा है। पवित्र सावन का महीना आ रहा है और इधर मुहर्रम चल रहे हैं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम युवा युवतियों को भड़काना और ऐसा लगता है शहर में शांति फैलाने की तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन को चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। ऐसा हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया है। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि मौलाना तौकीर रज़ा जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं जिससे माहौल खराब हो। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि तौकीर रज़ा के खिलाफ पहले भी कई केसेस दर्ज हैं, फिर भी पुलिस इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती, ये हैरानी की बात है। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पे उपद्रव हो, दंगा फसाद हो। ऐसी यहाँ पे जो शांति है उसकी व्यवस्था को खराब करने का काम बीच बीच ये करता रहता है। मैंने मांग की ये जिहादी पहले भी कई एक केसों में वांछित है, इसके ऊपर पुराने केसों को भी उठा करके देखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। ये फरार घूम रहा है, जमानत पे बाहर घूम रहा है, जिसको अभी तक अंदर होना चाहिए था, जो बीच बीच खुरापात करने से बाज आएगा, नहीं तो ये ऐसे ही समय समय करता रहेगा। ऐसे उठते हुए सांप को फन कुचलने की जरूरत है, इसीलिए आज हिंदू समाज यहाँ पे आया है और इसका फन कुचलने का काम हम लोग कर रहे हैं और होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तौकीर रज़ा की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए परमिशन मांगी गई है, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि बिना परमिशन के ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। तौकीर रज़ा के खिलाफ कोई पहली बार शिकायत नहीं हुई है। इससे पहले भी बरेली में दंगा कराने के केस में तौकीर रज़ा आरोपी हैं। अब तौकीर रज़ा फिर वही काम कर रहे हैं। अब उन्होंने हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कराने की जो बात कही है उसका मकसद खतरनाक है। मौलाना की नियत धर्म परिवर्तन नहीं है, हिंदू संगठनों को चिढ़ाना है। इसीलिए उन्होंने चुपचाप ये काम करने के बजाय
उसका ढिंढोरा पीटा। तौकीर रजा जानते हैं कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, सावन आने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी शोलों में तब्दील हो सकती है और मौलाना इस चिंगारी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में तौकीर रजा के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर से एक बुरी खबर आई। डोडा में कल रात हुए एक बड़े आतंकवादी हमले में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब सेना की टीम जंगलों में उन आतंकवादियों की तलाश कर रही थी जिन्होंने 8 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर हमला किया था। उस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। कल रात 9 बजे सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया पर बचाया नहीं जा सका। इस मुठभेड़ के बाद सेना ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना की टुकड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और पैरा कमांडोज को मौके पर भेजा है। आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने जब आतंकवाद और घुसपैठ की कड़वी सच्चाई बयां कर दी तो उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। डीजीपी आर स्वैन ने कहा था कि आतंकवाद के लिए जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने ही आतंकवादी संगठनों को पाला पोसा। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Bayat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. The things had come to such a pass that the so-called mainstream parties had started cultivating leaders of terrorist networks through intermediaries and sometimes directly to further their electoral prospects. डीजीपी ने मेनस्ट्रीम पार्टियों को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया तो पहला रिएक्शन महबूबा मुफ्ती का आया। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है और डीजीपी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर स्वैन जब से डीजीपी बने हैं तभी से वो कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानियों जैसा सलूक कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बार बार हो रहे आतंकवादी हमलों के लिए डीजीपी जिम्मेदार हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स politically. We don't need a fixer here. We need a DG. अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। They want to hide behind mainstream and regional parties. अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। He should be sacked. इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। ओवैसी ने डोडा में आतंकवादी हमले को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया।
ओवैसी ने पूछा कि आखिर LOC से इतनी दूर होने पर भी आतंकवादी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं। ओवैसी ने DGP के बयान पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि DGP को तो शर्म आनी चाहिए कि वो आतंकवादी हमले रोकने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। What the hell is that Mr. DGP doing over there? He should be ashamed of his this nonsensical statement which he has issued. You have imposed UAPA on the Kashmir Bar Council chairman. Today's attack in Doda, which is very far from LOC, how is it that they have entered so much into Doda? Who's responsible for this? He's trying to cover up his incapacity, his mistakes, his failure. Simple as that. This is very dangerous. We have recently held Lok Sabha elections, and the polling percentage was very high. Everyone praised it, and now the DGP is saying something else. Are you trying to say that all these Lok Sabha elections are rigged? What is he trying to say? इस मामले में सियासत करना तो ठीक नहीं है, लेकिन सबके मन में यह सवाल जरूर है कि पिछले 2 महीनों में जम्मू रीजन में आतंकवादियों के हमले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? हमारी फौज के इतने सारे जवान क्यों शहीद हुए? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि इस बार जिन आतंकवादियों से मुकाबला हो रहा है उनके पास सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन वेपन्स हैं, और शक यह है कि ये वो हथियार हैं जो अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी के बाद तालिबान के हाथ लगे थे। खुफिया विभाग को यह भी पता चला है कि इस इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के कई ग्रुप्स एक्टिव हैं और ये दहशतगर्द हाईली अपडेटेड चाइनीज कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हमारी फोर्सेज को कैजुअल्टीज का इतना बड़ा आघात सहना पड़ रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह भी आश्वासन दिया कि वो बहुत जल्द इस प्रॉब्लम का रास्ता खोज लेंगे, क्योंकि उन्हें ग्राउंड से, पब्लिक के सपोर्ट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार मिलने लगी है।